2 दिन बाद जब रोहन कोलाबा फ्लैट से बाहर निकला तो देखा एक काली गाड़ी फ्लैट के सामने खड़ी थी। वो रुका और गाड़ी को गौर से देखा। शीशे काले थे, मगर उसने अंदर झांक कर देखा। देवराज अंदर बैठा था। देवराज ने चमड़े की सीट पर आराम से पैर फैलाए हुए थे और हाथ में एक सिगार था जिसका धुआं गाड़ी के अंदर फैल रहा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और देवराज ने अपना हाथ बाहर निकाला। अंदर आओ। रोहन की सांसें तेज हो गईं, मगर वो डरा नहीं। उसने चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी। दूर एक रिक्शा गुजर रहा था। वो गाड़ी के करीब गया और दरवाजे पर झुक गया। क्या चाहते हो? देवराज ने ठंडी मुस्कान दी। अंदर बैठो, मुझे तुझसे बात करनी है। कुछ ऐसी बातें जो सड़क पर नहीं हो सकती। रोहन ने एक पल सोचा और फिर गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और देवराज के सामने बैठ गया। अंदर एयर कंडीशनर ठंडी हवा छोड़ रहा था और सिगार के धुएं की तेज महक थी। वो धुआं उसे परेशान कर रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने देवराज की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ एक शिकारी की ठंडक थी। गाड़ी चलने लगी, एक सुनसान सड़क की तरफ। रास्ते में दोनों चुप थे। देवराज ने अपना सिगार बुझाया और रोहन की तरफ देखा। सिगार की राख एस्ट्रे में गिरी और देवराज ने उसे साफ किया। एक ठंडे खून का इशारा। रोहन ने कहा, मुझे डर नहीं है, अगर यही सोचकर बुलाया है। देवराज हंसा, एक ऐसी हंसी जो सच्ची नहीं थी, बल्कि एक नकली हंसी थी जो उसने सालों में सीखी थी। मुझे पता है तुझे डर नहीं है। तू बिल्कुल अपने पिता जैसा है, आकड़ू, जिद्दी और खतरे को भांपने में असमर्थ। तेरे पिता को भी डर नहीं था, और देख लो उनका क्या हुआ। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आज वो इस दुनिया में नहीं है। रोहन ने उसे घूरा। उसकी आंखों में आग थी। जो कहना है कहो। देवराज ने एक फाइल निकाली और रोहन की गोद में रख दी। ये फाइल खोलो। इसमें एक चेक है, नो कीमत पर। तुम जितना चाहो लिख सकते हो। 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, तुम्हारी मर्जी। इसके अलावा राठौड़ इंडस्ट्रीज में 50% हिस्सेदारी, तुम्हारे पिता का हक, और एक बंगला जुहू में समुद्र के सामने। 3.5 मंजिल का बंगला, स्विमिंग पूल के साथ, 4 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। सोचो, वो जिंदगी जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए सोची थी। रोहन ने फाइल खोली। एक खाली चेक था जिस पर सिर्फ देवराज के हस्ताक्षर थे। चेक कागज पर चमक रहा था। उस पर सोने की नक्काशी थी। एक खाली चेक जिस पर वो जितना चाहे लिख सकता था। मगर रोहन ने ठंडे मन से फाइल बंद कर दी और देवराज की तरफ देखा। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? देवराज ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो उसके असली चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रही थी। नहीं खरीदना चाहता, मैं सुलह करना चाहता हूं। तुम्हारे पिता गए, मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, मगर हम ये लड़ाई खत्म कर सकते हैं। एक दूसरे को खत्म करने से किसी को फायदा नहीं होगा। तुम पैसे ले लो, अपने पिता का बिजनेस ले लो और अपनी जिंदगी जियो। एक अच्छी जिंदगी जिसमें कोई तनाव नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं। रोहन ने उसकी बात सुनी। उसका दिल गुस्से से जल रहा था, मगर उसने शांत रहने की कोशिश की। उसने अपने हाथों को देखा, वो हाथ जिन्होंने सालों मेहनत की थी, जो कभी किसी के सामने नहीं झुके। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे पिता को मारा। देवराज ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में अब थोड़ी चिड़चिड़ाहट थी। वो सिर्फ एक हादसा था। बात बढ़ गई थी। विक्रम मुझे धमका रहा था। उसने मुझे पुलिस से रिपोर्ट करने की धमकी दी। मैंने सिर्फ अपना बचाव किया। दोस्तों के बीच हो जाता है, बात बढ़ जाती है। हादसा? तुमने उनके सीने में 3 गोलियां मारी और इसे हादसा कहते हो? तुमने उनके सिर पर गोली मारी। ये हादसा नहीं, ये हत्या है। तुम हत्यारे हो। देवराज का चेहरा सख्त हो गया। उसने रोहन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब वही ठंडक आ गई थी जो उसने 20 साल पहले विक्रम की आंखों में देखी थी, मगर इस बार वो ठंडक और भी खतरनाक थी, क्योंकि अब वो एक युवा रोहन के सामने थी, न कि एक डरे हुए विक्रम के सामने। सुन रोहन, ये मेरी आखिरी पेशकश है। जितना चाहो ले लो। इसके बाद मैं कोर्ट में तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मेरे वकील तुम्हें झूठा साबित कर देंगे। मैं तुम्हारी डायरी को फर्जी करार दिलवा दूंगा। मैं वर्धन की गवाही को कमजोर कर दूंगा और तुम्हारी अपनी पहचान को ही सवालों के घेरे में डाल दूंगा। और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बदनामी के।
तुम जेल में भी जा सकते हो, फर्जी पहचान बनाने के लिए। सोचो, तुम अपनी माँ से दोबारा मिले हो। अगर तुम जेल चले गए तो वो अकेली रह जाएगी। रोहन की आंखों में गुस्सा भड़का, मगर उसने खुद को संभाला। उसकी आवाज में कंपन नहीं था, वो शांत था। मगर सच मेरे पास है, और सच हमेशा जीतता है। तुम्हारे लाख वकील हों, तुम लाख कोशिश करो, मगर सच को तुम नहीं हरा सकते। मैं अपने पिता की डायरी पढ़कर आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम कितने गिरे हुए हो। मैं जानता हूं कि तुम रात को सो नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे हाथों का खून तुम्हें सोने नहीं देता। देवराज का चेहरा लाल हो गया। उसने गाड़ी रुकने का इशारा किया। गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। चारों तरफ सिर्फ खाली जमीन थी और दूर कहीं एक अकेला पेड़। उतर जाओ। रोहन गाड़ी से बाहर निकला। देवराज ने आखिरी बार कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं रोहन। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। सोच लो। अगले 3 दिनों में मुझे जवाब दे देना। रोहन ने बिना पीछे मुड़े कहा, मैंने सोच लिया है। कोर्ट में मिलते हैं। गाड़ी चली गई और रोहन अकेला सुनसान सड़क पर खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से अपने पिता की तस्वीर निकाली और उसे देखा। पापा, मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैं उसके पैसे नहीं ले सकता। वो पैसे खून से सने हैं। वो वापस कोलाबा की तरफ चल दिया, पैदल। रास्ता लंबा था मगर उसके कदमों में कोई थकान नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, कोर्ट में वो देवराज को हराएगा। उसी शाम आन्या अपने पिता अमित मल्होत्रा के पास गई। अमित अपने कमरे में अकेले बैठे थे, हाथ में व्हिस्की का गिलास और चेहरे पर गहरी चिंता। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, मानो वो बहुत देर से सोच रहे हों। आन्या ने दरवाजा खटखटाया और अंदर गई। पापा? अमित ने उसे देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उनकी मुस्कान में दर्द था। आन्या, बेटा अंदर आओ। आन्या उनके पास बैठ गई। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अमित ने व्हिस्की का घूंट भरा। पूछो। पापा, आप रोहन के केस में साथ क्यों नहीं देना चाहते? आप जानते हैं कि देवराज ने उसके पिता को मारा है। आप सच जानते हैं, फिर भी चुप क्यों हैं? अमित ने अपना गिलास टेबल पर रखा और आन्या की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम जानती हो मैं देवराज का पार्टनर हूं। अगर मैं उसके खिलाफ गया तो मेरा बिजनेस तबाह हो जाएगा। पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। वो मुझे बर्बाद कर देगा, जैसे उसने विक्रम को बर्बाद किया। आन्या ने उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। पापा, मैं समझती हूं, मगर कभी कभी बिजनेस से बड़ी चीजें होती हैं। कभी कभी इंसाफ से बड़ा कुछ नहीं होता। आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है, तो अब वो सिखा कैसे भूल गए? अमित ने अपनी बेटी को देखा। उसे आन्या में अपनी बीवी की झलक दिखी। वही आंखें, वही बातें, वही ईमानदारी। आन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मगर ये फैसला इतना आसान नहीं है। देवराज खतरनाक आदमी है। अगर मैंने उसे धोखा दिया तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। आन्या ने अपने पिता को कस कर गले लगा लिया। पापा, मुझे डर नहीं है। मैं रोहन के साथ हूं, और मैं चाहती हूं कि आप भी उसके साथ हों। अगर हम डर के मारे चुप रहेंगे तो देवराज जैसे लोग कभी नहीं रुकेंगे। अमित ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचूंगा। मैं वादा करता हूं। उस रात कोलाबा फ्लैट में रोहन, प्रिया और आन्या एक साथ बैठे थे। तीनों ने मिलकर रात का खाना बनाया। सादा खाना, दाल चावल। रोहन ने उन्हें देवराज की पेशकश के बारे में बताया, सब कुछ, हर शब्द। प्रिया ने गुस्से से कहना शुरू किया, उसने तुझे खरीदने की कोशिश की? वो कितना गिर गया है। हाँ, मगर मैंने मना कर दिया। आन्या ने रोहन का हाथ पकड़ा। उसके हाथ गर्म थे और उसकी आंखों में गर्व था। तूने सही किया रोहन, पैसे से इंसाफ नहीं खरीदा जा सकता। रोहन ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में एक शांति थी। मैं अपने पिता का बदला लूंगा, पैसे से नहीं, सच से। मैंने आज देख लिया कि देवराज कितना डरा हुआ है। अगर उसे भरोसा होता कि वो कोर्ट जीत जाएगा तो वो मुझे पैसे की पेशकश करने नहीं आता। प्रिया ने सिर हिलाया। तू सही कह रहा है, वो डरा हुआ है। उस रात तीनों फिर से साथ बैठे, डायरी पढ़ते हुए, कोर्ट के लिए तैयारी करते हुए। बाहर चांद बादलों के पीछे छिप रहा था, मगर अंदर रोशनी जल रही थी, उम्मीद की रोशनी। रोहन ने डायरी के कुछ पन्ने पढ़े जहां विक्रम ने अपने बेटे के लिए कुछ सलाह लिखी थी। रोहन, जब तू बड़ा होगा तो तुझे कई लोग मिलेंगे जो तुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे।
कुछ पैसे से, कुछ धमकी से, कुछ प्यार से। मगर याद रखना, सच हमेशा सही रास्ता दिखाता है। प्रिया ने वो पन्ना पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। रोहन, तेरे पिता सच में बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ, और मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। आन्या ने रोहन का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज में कोमलता थी। कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, मगर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ हूं। प्रिया ने भी रोहन का दूसरा हाथ पकड़ा, और मैं भी। तीनों एक साथ बैठे थे, रोहन बीच में, प्रिया और आन्या दोनों तरफ। वो तीनों चुप थे, मगर उनकी चुप्पी में एक ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ एक साथ खड़े होने से आती है। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, हल्की हल्की बूंदें जो खिड़की से टकरा रही थीं। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की सड़कें गीली हो रही थीं और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में परावर्तित हो रही थी। प्रिया ने चुप्पी तोड़ी। रोहन, आज देवराज ने तुझे जो पेशकश दी, क्या तूने सच में सोचा कि कभी मान लेता? रोहन ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था, एक पल के लिए भी नहीं। उस आदमी के पैसे खून से सने हैं, मेरे पिता के खून से। आन्या ने पूछा, मगर देवराज इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। उसने आज तुझे पैसे देने की कोशिश की, कल वो कुछ और करेगा, मुझे पता है। इसीलिए हमें तैयार रहना होगा, हर स्थिति के लिए। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा। हम तैयार हैं, तू चिंता मत कर। रोहन ने गहरी सांस ली और अपने पिता की तस्वीर को अपनी जेब में रख लिया, कल के लिए तैयार। उसने अपनी डायरी निकाली और आखिरी बार उसे पलटा। डायरी के आखिरी पन्ने पर विक्रम ने लिखा था, रोहन, जीवन में दो चीजें कभी मत बेचना, अपनी ईमानदारी और अपना सच। बाकी सब कुछ वापस आ सकता है, मगर ये दो चीजें एक बार खो दी तो फिर नहीं मिलती। रोहन ने डायरी बंद की और उसे अपने बैग में रख दिया। वो उठा और अपने कमरे में चला गया। आज की रात वो सोएगा, क्योंकि कल उसे ताकत की जरूरत होगी। प्रिया और आन्या भी अपने अपने कमरों में चली गईं। तीनों ने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा और लाइटें बंद हो गईं, मगर रोहन को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटा अपने पिता के शब्दों के बारे में सोचता रहा, ईमानदारी और सच। उसने ये दो चीजें कभी नहीं बेचीं और आज भी नहीं बेचेगा।